नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूबे की सरकार बेरोजगार को बनाएगी हुनरमंद। बेरोजगारी भत्ते के साथ ही मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। एसएन कॉलेज की लाइब्रेरी ने पूरे किए 100 वर्ष। राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित करने का हासिल हुआ गौरव। नगर निगम का महाबली फिर से कर्जा अवैध निर्माणों पर। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से होगा नालियों का निर्माण। जिला अस्पताल हुआ हाईटेक, नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा। कंप्यूटर जी जांचेंगे मरीजों के हालात। और अब खबरें विस्तार से। झांसी के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने जा रही सपा की रैली पर किए गए सवाल के जवाब में कांग्रेस के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने कहा है कि सपा अगर इन रैलियों के आयोजन की जगह प्रदेश की बदहाली पर ध्यान दे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अभी भी यहाँ के हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुई समाजवादी पार्टी 2014 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में लगातार रैलियां आयोजित कर संदेश देने का काम कर रही है। इसी क्रम में झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर भी 11 जनवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के संदर्भ में झांसी के मौजूदा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन से जब सवाल किया गया तो उनका कहना कुछ इस तरह था कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज सपा सरकार सैफई महोत्सव और इन रैलियों की जगह अगर प्रदेश की जनता का दर्द कम करने के लिए काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद अभी तक वहां हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। सैफई का महोत्सव हो चाहे झांसी की रैली हो, इन सबसे जरूरी है कि पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन और शांति कायम हो। आज मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से आम आदमी मुख्य सुविधाओं से वंचित है, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से ये अपेक्षा है कि रैली की अपेक्षा जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनका क्रियान्वयन करें। झांसी के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैदान में 11 जनवरी को आयोजित होने जा रही सपा की रैली देश बचाओ देश बनाओ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने वाहन रैली निकालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपा मुखिया को सुनने के लिए रैली स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया है। आगामी लोकसभा चुनावों में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पूरे जी जान से जुट गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर देश बचाओ देश बनाओ रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जनता को संबोधित करेंगे। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए झांसी के पदाधिकारियों ने वाहन रैली निकालकर लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की। इस मौके पर सपा पदाधिकारी ने बताया कि ये रैली भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक होगी, जिसमें सपा मुखिया को सुनने जन समूह उमड़ेगा। घूम करके हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस समाजवादी पार्टी की रैली में भारी संख्या में लोग भाग लें और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को सुने। रैली कहां से जाएगी? ये रैली पूरे शहर में हजारों लोग हैं मोटरसाइकिल से, और ये पूरे शहर में जो है हर रास्ते से निकलेंगे और सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सूबे की सपा सरकार ने अब बेरोजगारों को रिझाने की मुहिम शुरू कर दी है। पहले बेरोजगारी भत्ता और अब हुनरमंद को काम। इस योजना के तहत प्रदेश भर के बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। शासनादेश के बाद इसी क्रम में बैप्टिस्ट स्कूल में जिले भर के राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्यों के साथ सेवा योजन निदेशक ने बैठक ली। लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र से लोगों को रिझाकर अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री सिंहासन पर बैठ गए।
अब 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने युवाओं को रिझाने के लिए नया तुरप का पत्ता फेंक दिया है। इस बार प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ते की जगह सूबे के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत हर हुनरमंद बेरोजगार को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बैप्टिस्ट स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया। 14 से 35 साल के ऐसे बेरोजगार जो कम से कम 5 पास हो और कोई हुनर नहीं जानते, इसलिए बेरोजगार हैं। उनको किसी हुनर में प्रशिक्षित करके जो उनकी रुचि का हुनर होगा, जैसे करीब 283 व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं, उसमें उनको ट्रेनिंग दे करके फिर रोजगार दिया। तीनों ही लोगों की तरफ से संयुक्त मीटिंग का प्राविधान किया गया और इसमें एडीएम साहब भी आ रहे हैं। तो इसमें खास तौर से कई प्रशिक्षण अभी व्यावसायिक शिक्षा का जो बताया वो भी है और एक विकलांगों के लिए भी है कि विकलांग जो हैंडीकैप्ड हैं किसी रूप से या दृष्टि से या किसी और अन्य शारीरिक विकृतियाँ हैं उनकी वजह से, तो उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। उनको एक बैठक में जिले भर के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे, जिसमें उन्हें बेरोजगारों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेवा योजन निदेशक के मुताबिक कौशल विकास मिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत बेरोजगारों को उनके मन मुताबिक काम के लिए प्रशिक्षण देकर रोजगार भी दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बेरोजगार को सरकार भत्ता भी देगी। अब देखना ये होगा कि इस योजना से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है या सरकार को वोट। अब न डॉक्टर्स की मनमानी चलेगी और न ही जिला अस्पताल में फर्जीवाड़ा। सब कुछ कंप्यूटरीकृत हो गया है। जिला अस्पताल में मरीजों के पर्चे बनवाने से लेकर दवा वितरण तक कंप्यूटर में फीड होगा। ओपीडी में फर्जी मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने बार कोड वाला कंप्यूटराइज्ड पर्चा बनाना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कंप्यूटर से पर्चे बनाना शुरू हो गए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो पर 3 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो मरीजों का पंजीकरण कर बार कोड युक्त पर्चा मुहैया कराएंगे। इससे पहले हाथ से पर्चे बनाए जाते थे, जिससे ओपीडी में मरीजों की संख्या से लेकर दवा वितरण तक गोलमाल होता था। सरकार ने अस्पतालों में इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया सिस्टम शुरू कर दिया है। अब न डॉक्टर ओपीडी में फर्जी मरीज दिखा पाएंगे, न दवा वितरण में घोटाला हो सकेगा। उससे थोड़ा सुविधा हो गई मरीजों को और किसी भी तरह का फर्जीफिकेशन नहीं हो पाएगा पर्चे में, कोई मनमानी नहीं हो पाएगी। इसमें नंबरिंग अच्छी तरह से हो जाती है और पर्चा भी थोड़ा सा फेयर वर्क होता है पर्चे रजिस्ट्रेशन। ये प्रक्रिया कब से शुरू? जो यूपी से हमारी दूसरी गवर्नमेंट से जो कंपनी थी उसने 2-3 महीने से बंद कर रखा था और हमारे स्तर से उसको चालू कर दिया। कंप्यूटरीकरण होने से सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि मेडिको लीगल के लिए आने वाले कैश में फर्जीवाड़ा रुकेगा। कंप्यूटर में डेट और टाइम वाइज डाटा होने से बैक डेट में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। अभी तक जिला अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाने में खूब धांधली चलती थी। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SC यादव दबी जुबान से ये बात खुद स्वीकारते हैं कि कंप्यूटरीकरण होने से फर्जीवाड़े पर अंकुश लग जाएगा। अब देखना ये होगा कि कंप्यूटर जी की देखरेख में भी कहीं फर्जीवाड़ा न हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और इसे चलाने वाले इंसान हैं। जलभराव को रोकने के लिए बेस्ट अर्जुन नगर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। इसके तहत नाले नालियों पर बने अवैध निर्माणों पर चला नगर निगम का महाबली। आपको बता दें कि नगर निगम की ये कार्रवाई हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है, ताकि इस बार सड़क का नए सिरे से निर्माण कर नालियों को दुरुस्त कर जलभराव को रोका जा सके। ये है वेस्ट अर्जुन नगर, जहाँ की सड़कों की वजह से सीवर और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता था। लेकिन कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ के निवासियों ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने यहाँ सड़क और घरों के बाहर बने अवैध निर्माणों को धराशाही कर दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि अब यहाँ घरों में पानी नहीं भरेगा। जी बिल्कुल सही सुना था सर। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम थी, पानी पूरा नालियों में भर जाता था, प्लस नालियों में भरने के बाद उसका निकास नहीं था। जब निकास नहीं था तो वो बैक मार के सबके घर में, जो घर नीचे हैं उन घरों में वापस जाता था, जिससे सभी को प्रॉब्लम थी। और जो भी कार्रवाई की गई उसका देर से हुआ,
न्याय हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब अगर ये टूटा है, जो बाहर बढ़ाए हुए हैं अतिक्रमण टूटा है, तो इसका सुधार भी होगा और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। सोचना तो यही है और देख रहे हैं आप काम हो रहा है ना। कब तक हो पाएगा, इसकी कुछ उम्मीद है आपको? बिल्कुल होगा, जब इतना हुआ तो आगे भी होगा। आप इस कोर्ट के आदेश से अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है कि लोगों को अब तक कोर्ट के आदेश का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अब नगर निगम से काम कराने के लिए लोगों को हर बार कोर्ट का सहारा लेना पड़े। बहरहाल नगर निगम ने यहाँ सड़क को तो खोद दिया, देखना होगा कि यहाँ नई सड़क कब तक बन पाती है, या फिर नई सड़क बनवाने के लिए भी लोगों को एक बार फिर से कोर्ट का सहारा तो नहीं लेना पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज बब्बर ने कांग्रेस के जिला कार्यालय का उद्घाटन कर पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया गया। आगरा आए राज बब्बर को नेता से ज्यादा अभिनेता के रूप में ही आगरावासी पहचानते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए छतों और खिड़कियों पर आकर अपने कैमरों में उन्हें कैद करते हुए भी देखे गए। तय कार्यक्रम से करीब 1 घंटा देरी से पहुंचे राज बब्बर का जितना इंतजार कांग्रेसियों का था, उससे कहीं ज्यादा इंतजार उनके फैन कर रहे थे। यही कारण कि लोग घंटों पहले ही अपनी छतों पर आकर खड़े हो गए थे ताकि वो अपने चहेते कलाकार की एक झलक पा सके। राज बब्बर के पहुंचते ही कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह और शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने राज बब्बर का स्वागत किया। अपने स्वागत से राज बब्बर काफी उत्साहित नजर आए। इसके बाद उन्होंने फीता काटकर कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बहुत खुशी की बात यह है कि जो उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर, और आज यहाँ पर जिला का जो दफ्तर है उसका कार्यालय जो है उसका उद्घाटन है, और मैं अपने सभी साथियों का, शहर के और ज़िले के अपने दोनों अध्यक्षों का बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे आज बुलाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारी पार्टी का नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया है। इसके लिए मैं दोनों अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोग इसी तरह से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। आप पार्टी पर पूछे गए सवाल कि क्या आप पार्टी से किसी तरह का कोई खतरा महसूस होने लगा है, पर उनका कहना था कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए और जनता ने जिसे चुना है उसका सम्मान करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर जो जनता जिसको लेकर आती है, जनता जिसको पसंद करती है या जनता जिसको चुनकर भेजती है, उसको खतरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके साथ और उसकी समस्या और जो काम वो कर रहे हैं उन कामों को देखते हुए उनसे बढ़ के काम करने की शक्ति पैदा करनी चाहिए। बीएसपी से होने वाले अलायंसेस के बाबत पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि अगर बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस होता है तो फिरोजाबाद से और फतेहपुर सीकरी सीट बसपा के लिए कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। इस पर वो बोले जो होगा देखा जाएगा। और मेरा मानना यह है कि जमीनी लोग जो हैं, जमीनी कार्यकर्ता जो है वो ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बाकी जो सामने वाला जहां पर है उसको जहां पहुंचना है वो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे यूपी में बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस होने की संभावना है, तो क्या मानते हैं, क्या ये अलायंस सही है? दोनों सीट जहां से अब सांसद हैं और फतेहपुर सीकरी दोनों बीएसपी के खाते में जाने की चर्चा है। जो होगा देखा जाएगा। राज बब्बर से जब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो वरिष्ठ सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही यही कहती आई है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होती। अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो वो बात जग जाहिर होगी। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत वरिष्ठ परिवार की वो एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जब भी अगर कोई ऐसा फैसला होगा तो जग जाहिर होगा, परिवार लेगा। कहने को तो राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी के काम से ही आगरा आए थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता का श्रेय आज भी उनके अभिनेता होने को ही मिलता है। यही कारण है कि उनके आने की सूचना के बाद से ही लोगों में उनसे मिलने की होड़ सी लग गई, फिर चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता हो या आम जनता। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इतना ही नहीं, जो जगह मीडिया के लिए तय की गई थी वहाँ भी लोगों ने जमकर धक्का मुक्की की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी वो एक नेता से ज्यादा अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं।
यातायात पुलिस की अवैध वसूली से परेशान लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन ने पीर कल्याणी स्थित कार्यालय पर बैठक कर इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करने और समस्याओं के निस्तारण के लिए आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। ये बैठक बुलाई गई है, ये बैठक इससे बुलाई गई है कि सारी हम लोग बैठ के सारे लोग रणनीति तय करेंगे कि एमजी रोड पर जो हमारे टेम्पो वालों भाइयों को नहीं निकलने दिया जाता है और प्रत्येक चौराहे पर अगर नहीं निकलने दिया जाता है तो 100 रुपये या 50 रुपये उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, मतलब डेली वसूली की जाती है, तब उनके लिए मतलब ये रोड खुल जाता है। वैसे रोड नहीं खुलता है और उसी के विरोध में हम लोग संगठन अपने मजबूरी तैयार कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। और एक अपना सबसे बड़ी बात यह है कि जमुना के रोड पर यहाँ भी आयोजन दिक्कतें रहती हैं और पुलिस ने बहुत उत्पीड़न कर रही है। इस कारण में हम लोग राजनीतिक की बात किया, कौन से राजनीतिक संगठन आपके साथ आ सकते हैं इसमें और किन से आपकी बात? समाजवादी पार्टी साथ देगी, ऐसी मुझे विश्वास है और समाजवादी पार्टी के सारे हम लोग बिल्कुल एक एमजी रोड बंद कर रखा है, जमुना किनारा बंद कर रखा है, खुल जाता है, आए दिन समस्या है। हम केवल एमजी रोड क्रॉस करते हैं, दूसरे चौराहे तक जाते हैं, हम कोई हॉल टॉकी से प्रतापपुरा तक को जाते हैं और इस लोडिंग टेम्पो से न तो कोई माल उतारता है एमजी रोड पर, न लोड करता है, ये केवल निकलते हैं, इनसे कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी हमको रोका जा रहा है। अभी तक इससे शिकायत इसकी आपने कहीं की है? अभी हमने इसकी यूनिटी बनाई है, हमने यूनिटी बना कर आगे ले जा रहे हैं और इसको आगे। आगरा राज बब्बर ने प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं और सपा की सोच ही ऐसी है। इधर उधर की बातें करना, खुद को सही साबित करना और दूसरों को गलत बताना, ये उनकी पुरानी आदत है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगों में बच्चों के मरने का सिलसिला लगातार चल रहा है तो वहीं एक तरफ सैफई में नाच गाना हो रहा है। अभी हाल ही में हुए नाबालिग के साथ दुराचार के बहुचर्चित मामले पर राज बब्बर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, तो इसमें क्या कुछ नया कह दिया, ये तो सपा की नीतियों में शामिल है। साथ ही एक सभा के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल के मंच से दिए गए अपने बयानों में मीडिया के संपादकों और रिपोर्टरों पर उनका कहना था कि ये कोई उनके आज की नीतियां और विचार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के कृत्यों और विचारों से लोगों को अवगत करा चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मीडिया से ये भी कह दिया है कि आपको हमसे ज्यादा पता है, इसलिए मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। समाजवादी पार्टी की कोई आज की नीतियाँ नहीं है, ये कोई आज के विचार नहीं है, ये विचार बहुत बार पहले भी वो अपने बता चुके हैं और अपना जो कृतज्ञ है वो दिखा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और कैसे काम करते हैं। मुजफ्फरनगर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हाल में सैफई में हो रहे आयोजन से सरकार की क्या सोच है ये साफ नजर आता है। सरकार को गरीबों की कोई फिक्र नहीं है, सरकार को बेघरों की कोई चिंता नहीं है, सरकार को केवल अपने मनोरंजन की चिंता है। मैं यही कहूँगा कि सरकार को गरीब आदमी की, सरकार को उन लोगों की परवाह नहीं है जो बेघर हैं, जो सर्दी में ठिठुर रहे हैं, सरकार को अपने मनोरंजन की परवाह है। कहने को तो ये राज बब्बर ने सपा सरकार पर शब्दों के खूब तीर चलाए, लेकिन वो ज्यादा घातक नहीं थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सरकार को सपा का समर्थन जो प्राप्त है। इसलिए राज बब्बर ने मीडिया के सभी सवालों को बड़ी चतुरता से और एक परिपक्व नेता के रूप में जवाब दिया। बहरहाल सपा पर दिए गए बयान पर सपा की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रिटिश काल में बनी एसएन मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी को 100 वर्ष पूरे हो गए और इस बार इस लाइब्रेरी को ऑल इंडिया लाइब्रेरी मेडिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस प्रायोजित करने का अवसर भी मिला है, जिसमें देश भर के 100 से ज्यादा लाइब्रेरियन मेडिकल कॉलेज में आकर कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज विषय पर मंथन करेंगे। ये चमचमाती आलीशान बिल्डिंग एसएन मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है, जिसका निर्माण 100 साल पहले ब्रिटिश काल में हुआ होगा। उस समय ये बैप्टिस्ट स्कूल ऑफ मेडिकल के नाम से जानी जाती थी। आज भी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी प्रदेश भर में इसलिए अहम है कि यहाँ 25,000 से भी ज्यादा मेडिकल बुक्स उपलब्ध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेडिकल लाइब्रेरी में 15,000 जर्नल्स और 3,000 थीसिस भी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मौजूद हैं। मेडिकल लाइब्रेरी को इस बार ऑल इंडिया मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का अवसर भी मिला है। लाइब्रेरी देखिए, देश भर के लाइब्रेरी में इकट्ठे होंगे सब मेडिकल लाइब्रेरियों में, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, उसमें क्या क्या नई तकनीकें ईजाद की जा सकती हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी
जैसे कि आप ई लाइब्रेरी है, ठीक है ना, तो वो ई जर्नल्स हैं, तो क्या क्या ऐसी सहूलियतें मेडिकल स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करें जिससे इस मॉडर्न एज में उसका वो फ़ायदा मिल सके। लाइब्रेरी का बहुत फ़ायदा है, यहाँ पे साइलेंट रहता है, जो भी मतलब कमरे पे नहीं पढ़ पा रहा हो, या यहाँ बहुत शांति है, किताबें सारी अवेलेबल है यहाँ पे। पुस्तकालय अधीक्षक के मुताबिक 22 जनवरी को देश भर के 100 से भी ज्यादा लाइब्रेरियन मेडिकल कॉलेज में आएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटराइज्ड रिसोर्सेज इन मेडिकल साइंस विषय पर चर्चा होगी। बुक्स और थीसिस के साथ साथ कंप्यूटर के युग में लाइब्रेरी में 20 कंप्यूटर, इंटरनेट सहित मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। मेडिकल लाइब्रेरी में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी छात्रों के लिए मौजूद है। अकोला ब्लॉक के गांव खेड़ा भगोर में 13वीं का भोज खाने से गांव के तकरीबन 200 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसमें से 50 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अकोला ब्लॉक के गांव खेड़ा भगोर में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार हो गए, जिनमें से लगभग 50 लोगों की हालत बिगड़ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। इन सभी को आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बाकी जिनकी हालत कम बिगड़ी थी, उन लोगों को भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामला कुछ यूँ है कि खेड़ा भगोर गाँव में 13वीं का मृत भोज चल रहा था कि अचानक खाना खाने के बाद इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी। सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। ये पक्का नहीं कह सकते, जो सब लोग कह रहे हैं फूड पॉइजनिंग है, लेकिन फूड पॉइजनिंग 7 तारीख की बात थी। 7 तारीख को जो खाना कदावर खाई लोगों ने, और जो बीमार कल हुए हैं सब थी, तो उसमें फूड पॉइजनिंग का अंदेशा है। सुबह से पेशेंट आना शुरू हुए, और कुछ पेशेंट तो ओपीडी में देख करके उनको दवा दे के वापस कर दिया गया, ठीक हालत में थे। कुछ मरीज जो सीरियस है, वो धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ती गई, जिनकी उनको हम भर्ती कर गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने भले ही छात्र संघ चुनाव काफी हो हल्ले के बाद करा दिए हों, लेकिन उसके कारनामों की वजह से हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य चौपट हो रहा है। बीपीएड की परीक्षाएं हुए 4 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल आज तक नहीं हुए। इसी प्रैक्टिकल की मांग को लेकर बीपीएड छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि जब सरकार ने टीजीटी शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली है, तो रिजल्ट आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्या समस्या है? समस्या ये है कि बीपीएड में जो प्रैक्टिकल 8 महीने पूरे हो जाने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हुए। वैकेंसी आ गई है, अगर टीजीटी की वैकेंसी आ गई है और इसकी परीक्षाएं 3 महीने पूरी हो गई हैं, और इसके प्रैक्टिकल जल्द से जल्द हो जाए तो हमारा भविष्य बच सकता है। आप लोगों ने कितनी बार मुलाकात करनी है? हम 4 तारीख से रोजाना मिल रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं, पर हमारी 3 तारीख से आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। कभी रजिस्ट्रार साहब नहीं मिलते हैं, कभी बीसी साहब नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो आश्वासन देते हैं। क्या समस्या, आपने समस्या बोलो कितनी बार यहाँ पर मुलाकात की? क्या 4 तारीख से रोजाना मिल रहे हैं, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, डेट क्लियर नहीं की जा रही है। बीपीएड के प्रैक्टिकल की और सितंबर माह में पेपर हो चुके हैं, 1 साल का कोर्स 2 साल में किया जा रहा है। टीजीटी की वैकेंसी आ गई है, अगर समय रहते प्रैक्टिकल और रिजल्ट घोषित कर दिया जाए तो हम इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर विश्वविद्यालय आपका प्रैक्टिकल नहीं कराता तो आगे हम क्या कदम उठाएंगे? आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल में बैठेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। और ब्रेक के बाद अगली खबर। अपने में इतिहास समेटे हुए बरेली कॉलेज बीते कुछ दिनों से अराजकता का केंद्र बना हुआ है। कॉलेज में आए दिन हंगामों पर कुलाधिपति सह राज्यपाल बीएल जोशी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कॉलेज में शिक्षकों की गुटबाजी के संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा है। 100 बसंत पार कर चुका बरेली कॉलेज बरेली आजादी की लड़ाई का केंद्र रह चुका है और क्रांतिकारियों के लिए एक महफूज स्थान, जिसके चलते बरेली कॉलेज बरेली इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज यही ऐतिहासिक कॉलेज छात्रों के लिए अखाड़ा और शिक्षकों की गुटबाजी का केंद्र बन गया है, जिसके चलते यहाँ आए दिन कोई न कोई हंगामा होता रहता है। इसी हंगामे और गुटबाजी की रिपोर्ट राज्यपाल ने अब तलब कर ली है और उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि इस मसले पर कॉलेज प्रशासन ने कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है और वे इस पर अपने सख्त अनुशासन की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, राज्यपाल तो एक मतलब इस प्रदेश के महामहिम हैं और शिकायतकर्ता बरेली कॉलेज के शिक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि बरेली कॉलेज के शिक्षक 101 शिक्षक ऐसी शिकायत करें, ये अपने आप में फेक शिकायत है। तो राजभवन से जो भी तलब है वो तो बात सही है, उसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी करके भेजा जाएगा। लेकिन शिक्षकों द्वारा ऐसी शिकायत का कोई भी मतलब तथ्य या सत्यनिष्ठता नहीं दिखती।
ऐतिहासिक कॉलेज में गुटबाजी और अराजकता से हो रही बदनामी को लेकर यहाँ के छात्र भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि छात्रों के हितों से जुड़ी बातों को लेकर जब प्रशासन के सामने कोई मसला रखा जाता है तो प्रशासन उसे नजरअंदाज करता है, जिस कारण छात्र उग्र होकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। लेकिन कॉलेज के शिक्षक भी आपसी गुटबाजी के चलते कॉलेज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जिस तरह से इस बरेली कॉलेज का इतिहास रहा है कि हमेशा जो है एक पठन पाठन के माहौल की तरफ ना ध्यान देकर, चूंकि शिक्षक भी जो है वो राजनीति में हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं, हमेशा राजनीति में उनका दिमाग रहता है, छात्रों की प्रति पढ़ाने के लिए वो कभी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाते हैं। और चूंकि स्टूडेंट्स भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है सही से ध्यान नहीं लगाते हैं। ये जो माहौल की आप बात कर रहे हैं तो इसमें सीधे सीधे कॉलेज प्रशासन जो है छात्रों को जिम्मेदार ठहरा देता है, और जबकि छात्र जिम्मेदार नहीं है। छात्र तो सीखने के लिए आता है, जो सीखे हुए पहले शिक्षक हैं जो पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार हैं, और वही जो है माहौल खराब करने का काम करते हैं। क्योंकि शिक्षकों की अपनी राजनीति, अपनी गुटबाजी उनके शिक्षक संघ चुनाव को लेकर होती है। आपस में जब शिक्षक लड़ जाते हैं उनके बीच मारपीट की नौबत आ जाती है। जो छात्र तो जो है फिर भी वहाँ से सीखने के लिए आता है शिक्षकों के द्वारा। कॉलेज में बढ़ रही अराजकता और बिगड़ते माहौल पर राज्यपाल का संज्ञान लेना लाजमी है, लेकिन राज्यपाल के संज्ञान लेने के बाद भी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं होता है तो इसमें कहीं न कहीं कॉलेज प्रशासन ही दोषी है। बरेली के विकलांगों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके पास अब विकलांग प्रमाण पत्र न होने पर भी उनको उपकरण मिल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें अपना पहचान पत्र ही दिखाना होगा। ये पहल हेल्पलाइन सोसाइटी करने जा रही है। बरेली की 4 तहसीलों में 16 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर विकलांगों को चिन्हीकृत किया जाएगा और बाद में उनके जरूरत के अनुसार उनको उपकरण दिए जाएंगे। इस कैंप में दिल्ली की टीम विकलांगों का चयन करेगी। इसके बाद उन्हें एडिप योजना के तहत निःशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और काम की मशीनों के उपकरण बांटे जाएंगे। अशोक अग्रवाल ने बताया कि संस्था शाहजहांपुर की 4 तहसीलों में भी कैंप लगा चुकी है। इनमें चयनित पात्रों को 1.5 करोड़ रुपए के उपकरण बांटे जाएंगे। संस्था प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं किसी जिले को टारगेट करती है। अभी शाहजहांपुर और बरेली हमारे टारगेट में है कि इसमें अधिक से अधिक विकलांगजनों को हम ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, काम की मशीन, अंधों की छड़ी, यानी जो भी उपलब्ध करा सकते हैं निःशुल्क हर विकलांग को दे सकें। हमारे में कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें 1000 लोगों को देना है कि 5000 लोगों को देना है। लक्ष्य ये है कि जितने विकलांग जिस दिन जहाँ कैंप है वहाँ आ जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उस दिन हम उसको कूपन इशू कर देंगे, एक समय निश्चित दे देंगे। उसी समय पर हमारी टीम फिर पुनः वहाँ आएगी, उनका सामान वहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सेंट जोन्स चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। बीते दिनों एक न्यूज चैनल पर शहीद हेमराज के वीडियो क्लिप पर भाजपाइयों ने चिंता जताते हुए इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया है। आज आगरा महानगर के युवा मोर्चा ने यहाँ पर झंडा फूंका है पाकिस्तान का, जो पिछले दिनों पाकिस्तान की सेना द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी। इसमें हमारे शहीद हेमराज का सर काट लिया गया था। उसके विरोध में उसके बाद कल एक वीडियो जारी हुआ है, इसमें उसके सब को लेकर, उसके कटे सिर को लेकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है और एक नंगा नाच किया है, उसके विरोध में युवा मोर्चा ने यहाँ पर उसका पुतला फूंका है और इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस प्रकार देश के शहीद हेमराज का यूट्यूब पर वो वीडियो डाल दिया गया, इस केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये गूंगी बहरी सरकार 1 साल तक उस पाकिस्तान को कोई भी जवान का जवाब नहीं दे पाई। आज 1 साल होने के बाद भी जिस प्रकार उसकी पुण्यतिथि मनाकर उसको शांति प्रदान करनी चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए देश के जवान को, और उसको यूट्यूब पर डालकर फिर देश के नौजवानों का और सड़क में पहरेदारी कर रहे जवानों का खून खोलने आने का काम किया है। यूट्यूब पर डालने वाले नौजवानों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर आज भारतीय युवा मोर्चा पूरे देश में इसका विरोध दर्ज कराता है और केंद्र सरकार के मंत्री जो दूरसंचार विभाग का मंत्री बना हुआ है उसको भी कहता है कि इसको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के लिए बहरे बनकर इस गुलाम के रूप में अपना परिचय दे रही है सरकार। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से कि अन्य दलों को यदि कोई देश का वोटर वोट देता है तो वो सिर्फ देश को गुलामी की ओर ले जाने का काम करता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भाजपा को लाएं और देश को बचाएं। जय हिंद। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने आगरा पलवल रेल लाइन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण कर एक बार फिर यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर का वादा किया। हाल ही में पदभार ग्रहण करने वाले उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार आगरा में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। प्रदीप कुमार अपनी स्पेशल ट्रेन से इलाहाबाद से आगरा आए, जहां उनका स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद वो स्टेशन के निरीक्षण के लिए निकले, जहां उन्होंने बारीकी से हर जगह को देखा और उस संबंध में अपने अधीनस्थों को सही दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान आगरा के अलावा झांसी और इलाहाबाद के रेल अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य जो कार्यस्थल हैं उनको देख के थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी काम किए जा रहे हैं, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, जिससे कि कुछ एक तरह से एक्शन प्लान कुछ बन सके और फिर बजट की उपलब्धता के आधार पर उसकी प्रायोरिटी हम कुछ करें।
आगामी 25 जनवरी से 2 फरवरी तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने जा रही जिम्नास्टिक प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सभागार में एडीएम सिटी ने बैठक की। एडीएम सिटी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 40 राज्यों की टीम्स हिस्सा लेंगे। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में आने वाले प्रतिभागियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसकी समीक्षा के लिए एडीएम सिटी ने जिलाधिकारी सभागार में बैठक की, जिसमें इस आयोजन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और जो तैयारियां अंतिम चरण में हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। सफाई महोत्सव के लिए करोड़ों और ताज महोत्सव के लिए महज 1.5 लाख रुपए। प्रदेश सरकार की ये दोहरी नीति ही आगरा के लिए भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल ताज महोत्सव के आयोजन के लिए प्रायोजकों की भी तलाश हो रही है। प्रदेश सरकार ने टूरिज्म के विकास और शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए सन 1991 में ताज महोत्सव की शुरुआत की थी। इसके पीछे मकसद महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना और विदेशी पर्यटकों को इससे जोड़ना था। ताज महोत्सव का आयोजन तो लगातार हुआ, पर बेहतर कार्यक्रमों की कमी के चलते दर्शक छिटकने लगे। धन अभाव भी एक बड़ी वजह है। प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग ताज महोत्सव के नाम पर महज 1 से 1.5 लाख रुपए ही देता है। आगरा विकास प्राधिकरण 10 लाख रुपए देता है। केंद्र सरकार का टेक्सटाइल मंत्रालय शिल्पियों के लिए 22.5 लाख रुपए देता है। तो वहीं पर्यटन विभाग के सूत्रों की माने तो महोत्सव में झूले, भोजन स्टॉल और स्टॉल बेचकर तकरीबन 1 करोड़ मिल जाते हैं, जबकि आयोजन की व्यवस्था में खर्च हो जाता है। कलाकारों को बुलाने के लिए प्रायोजकों की तलाश की जाती है। इस बार भी आगरा के 40 उद्योगपतियों को डीएम की तरफ से प्रायोजक बनने के लिए पत्र भेजा जा रहा है। आयोजन के अंतिम समय तक जितना धन जमा होता है, उसके हिसाब से कलाकार बुला लिए जाते हैं, जबकि इसके उलट सफाई महोत्सव के आयोजन पर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। बॉलीवुड के सितारों को बुलाया गया। इसका आधा भी ताज महोत्सव में खर्च हो जाए तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित सफाई महोत्सव में बॉलीवुड स्टार्स के परफॉर्मेंस की कड़ी निंदा हो रही है। वहीं किंग खान यानी शाहरुख खान सितारों के बचाव में उतरे हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की जिस दोस्ती का आगाज अभी हाल ही में हुआ था, उसी दोस्ती को निभाने की पहल अब शाहरुख खान ने की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की ओर से आयोजित सफाई महोत्सव में बॉलीवुड स्टार्स के परफॉर्मेंस की कड़ी आलोचना हुई। लोगों का कहना है कि अगर मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित दर्द की आंच में जल रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे की सरकार जश्न मना रही है। सबसे बड़ी बात कि इस महोत्सव में जितने पैसे खर्च हुए, उस राशि से सभी पीड़ितों को राहत दी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान ने बतौर परफॉर्मर बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये कहा है। उन्होंने मीडिया की ओर से स्टार्स के परफॉर्मेंस की निंदा किए जाने को भी पूरी तरह से गलत ठहराया। शाहरुख खान का कहना है कि जब हमें कहीं भी परफॉर्मेंस देने के लिए कहा जाता है, तो हम उसके आसपास क्या हो रहा है या कैसी परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, इन सब ने अपना अपना काम किया। अगर मुझे भी ऐसा कोई ऑफर आता तो मैं भी यही करता। तो क्या बॉलीवुड के किंग खान का ये कहना कि उन्हें या किसी भी कलाकार को परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होती, ये मान लिया जाए कि वो सिर्फ अपने पैसे और काम से ही मतलब रखते हैं, देश की परिस्थितियों से उनका कोई लेना देना नहीं। यहाँ गौरतलब बात यह है कि जब देश में साल 2006 में सुनामी आया था और जब साल 2012 में दामिनी कांड हुआ था, तब न सिर्फ पूरे बॉलीवुड ने बल्कि सारे हिंदुस्तान ने नववर्ष के स्वागत के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। टीमन्ना की महत्वपूर्ण सदस्य किरण बेदी खोलकर बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना वोट देने की बात कही है। आखिर वो कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से किरण बेदी ने अपनी इस राय को खोलकर सबके सामने व्यक्त किया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में अन्ना हजारे की अहम सहयोगी रही पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन देते हुए बोला है कि केवल मोदी ही स्थिर, जवाबदेह और अच्छी सरकार दे सकते हैं, इसीलिए मेरा वोट मोदी जी को ही जाएगा। उन्होंने पहली प्राथमिकता देश को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जवाबदेह और निष्पक्ष मतदाता को अपना वोट सोच समझकर ही देना चाहिए और मैं खुद को देश के लिए जवाबदेह मानती हूँ। गौरतलब है कि किरण बेदी ने पिछले साल अक्टूबर में अहमदाबाद में दिए अपने भाषण में भी मोदी का समर्थन किया था। नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आज देश के लिए स्थिर और अनुभवी हाथों की जरूरत है। अगर हम में से कोई भी घोटाला मुक्त देश चाहता है तो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। सोशल साइट पर बेदी के इस कमेंट के साथ ही उनके बीजेपी में आने के कयास बढ़ गए हैं। इससे ठीक पहले जब दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए थे और आपको सरकार बनाने के लिए कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था, तब बेदी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर सरकार बनाने का सुझाव भी दिया था। हालांकि आपने इस सलाह को ठुकरा दिया था। किरण बेदी ने कहा कि उनका समर्थन केवल अनुभवी सरकार को है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में उनके पास एक ही विकल्प है और वो है भारतीय जनता पार्टी। मेरा समर्थन संयुक्त भारत को है जो शहर और गांव को नहीं बांटता हो। मेरा समर्थन इस देश की विकास, एकता और अखंडता को है। अगर हमें एक त्रिशंकु सरकार मिलती है तो हम कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी को मेरा समर्थन एक सशक्त, एकजुट, जवाबदेह और स्थिर सरकार के लिए है। पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि वो एक ऐसी पार्टी की राह देख रही है जो देश का नेतृत्व कर सके और उसे स्थिरता दे सके। हालांकि उन्होंने निकट भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो रही हूँ। मुझे अपनी स्वतंत्र आवाज से प्यार है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार।